안녕하세요, जय अंकुश है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अंकुश और आज हम बात करेंगे बीटीएस के बारे में। तो जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था कि के पॉप क्या है और वो क्यों इतना पॉपुलर हुआ सारी दुनिया में, तो उसमें जो कमेंट्स थे, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आए थे मुझे, वो थे बीटीएस फैंस के। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम बीटीएस के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बीटीएस के करियर के बारे में, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, उनके जितने एल्बम्स आए, जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स थे उनके, जिस वजह से उनके गाने हिट हुए, कैसे उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी, किस तरीके से वो बिलबोर्ड पे छाए रहे और टॉप सोशल आर्टिस्ट बने। इस वक्त बीटीएस क्या कर रहा है और बीटीएस आने वाले टाइम में क्या करने वाला है। तो आज हम जानेंगे काफ़ी कुछ बीटीएस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो बीटीएस एक 7 मेंबर बैंड है जिसमें जिन, जिमिन, जे होप, जोंगकुक, वी, आरएम और सुगा जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। बीटीएस में वोकल्स की जिम्मेदारी होती है जिन, जिमिन, जोंगकुक और वी के ऊपर, और रैप की जिम्मेदारी होती है रैप मॉन्स्टर, सुगा और जे होप के ऊपर। बीटीएस के सबसे बड़े मेंबर हैं उम्र के हिसाब से जिन, और जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है जिसे गोल्डन मैकने भी कहते हैं वो है जोंगकुक। बीटीएस के लीडर है आरएम, रैप मॉन्स्टर। बीटीएस की जर्नी स्टार्ट होती है जब इन सातों मेंबर्स ने अलग अलग जगहों से ऑडिशंस किए थे बिग हिट लेबल्स के लिए। जो सबसे पहला मेंबर जो बिग हिट एंटरटेनमेंट ने जो सेलेक्ट किया था वो था किम नामजून, रैप मॉन्स्टर, और वो इसी के अराउंड एक ग्रुप बनाना चाहते थे। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, और 2012 में जाके ये सातों मेंबर फाइनलाइज हुए थे। तो बैंड फॉर्म हुआ था 2012 में और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से। फिर आता है ईयर 2013, बट उससे पहले, उससे 6 महीने पहले उनके जो डेब्यू होने वाला था, डेब्यू से 6 महीने पहले बीटीएस जो था वो साउंड क्लाउड और यूट्यूब पे अपने कवर्स अपलोड कर रहा था कि ऑडियंस से जो है वो कनेक्ट हो सके, और वो कनेक्ट बन रहा था। उसके बाद आती है तारीख 12 जून 2013, जब बीटीएस का डेब्यू होने वाला होता है, और बीटीएस का पहला एल्बम जो है वो इस दिन रिलीज़ हुआ था, जिसका नाम था टू कूल फॉर स्कूल, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उनकी स्कूल ट्रायलॉजी का। जी हाँ, ट्रायलॉजी थी। ये जो एल्बम निकला था इसके बाद 2 और एल्बम आए थे। बीटीएस अपने पहले एल्बम से ही इस बात पे विश्वास करती थी कि अगर वो अपने लिरिक्स के थ्रू एक मैसेज कन्वे कर सके, अगर यंगस्टर्स को इंस्पायर कर सके और उनकी बातें वो अपनी म्यूज़िक के तरीके से लोगों के सामने रख सके, आई मीन ये सबसे अच्छा तरीका था कि वो यंगस्टर्स से जुड़ सकते थे, यंगस्टर्स से कनेक्ट हो सकते थे और उन्हें इंस्पायर कर सकता है। बीटीएस जब टू कूल फॉर स्कूल निकाला था, इसमें मैसेज यही था, जो स्कूल लाइफ होती है, जब स्कूल लाइफ में, आई मीन हायर सेकेंडरी में जब हम होते हैं, मतलब किस फेज से गुजर रहे होते हैं, क्या सोचते हैं, और जो लिरिक्स थे वो इसी के अराउंड बनाए गए थे। जो बाद में एल्बम्स आई उसमें तो काफ़ी कुछ सेल्फ लव के बारे में बात की थी, लेकिन फिलहाल हम अभी है 2013 में। तो 2013 में जो टू कूल फॉर स्कूल आया, उसका जो लीड सिंगल था नो मोर ड्रीम, इसे आरएम और सुगा ने 20 बार रीराइट किया था। मीन यू कैन इमेजिन, 20 बार रीराइट किया था, और उसके लिरिक्स भी उतने ही अच्छे हैं। इसका सेकंड पार्ट था स्कूल ट्रायलॉजी का, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो थी ओरल 8, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं चली, और जो पहला एल्बम था वो भी खास नहीं चला था, इतना ज़्यादा नहीं। जो आजकल बीटीएस जिस हिसाब से एल्बम सेल करती है उस हिसाब से ये नहीं हुआ था, ये ज़्यादा नहीं चला था, पर लोगों को पता चलता कि हाँ बीटीएस नाम का एक ग्रुप आया है। इसका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था, जो थर्ड और लास्ट था, वो था स्कूल लव अफेयर, जो 2014 में आया था जनवरी में। एंड यहाँ से होती है बीटीएस की शुरुआत, कि बीटीएस हिट देने लगता है। बीटीएस का जो स्कूल लव अफेयर है, जिसके जो 2 लीड सिंगल्स है, जस्ट वन डे एंड बॉय एंड लव, काफ़ी हिट हुए, और आप ये गाने जाके सर्च कर सकते हैं। वो जस्ट वन डे आई थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा, काफ़ी अच्छा गाना है, तो इसे सर्च कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, क्योंकि यहाँ ये एल्बम था जहाँ से बीटीएस को पहला जो सक्सेस का स्वाद होता है जिसे कहते हैं वो मिला। बीटीएस ने गाउन, जो साउथ कोरिया में म्यूज़िक एल्बम्स के चार्ट होते हैं, उस पर टॉप किया, और बिलबोर्ड पे भी पहली बार बीटीएस को इसी एल्बम के कारण जगह मिली थी। इसके बाद बीटीएस ने अपनी पहली फ़ैन मीटिंग की, जो कि सोल में थी, और उसमें अटेंडेंस में थे 3000 लोग। 3000 लोग, ठीक है, आप कहेंगे कि वो बहुत कम है, पर आप जानते उसी साल में बीटीएस ने अमेरिका में वेस्ट हॉलीवुड में एक कॉन्सर्ट किया जो कि फ्री था, और उसमें आए थे 200 लोग। आप इमेजिन कर सकते हैं आज के टाइम में कि बीटीएस के कॉन्सर्ट में 200 लोग हो, नहीं ना, बट ये हुआ था। उसके बाद बीटीएस का अगला एल्बम आता है 2014 में, जो था डार्क एंड वाइल्ड। ये था एक्सटेंशन
BTS की स्कूल ट्रायोलॉजी का, और इसके लीड सिंगल्स थे डेंजर और वॉर ऑफ हार्मोन्स। इस एल्बम का जो एंगल था, जिस चीज़ पे इस पे मेनली फोकस किया गया था, वो था कि यूथ का जो यूथ की जब यूथ मैच्योर होने लगता है तब क्या प्रॉब्लम्स होती है, तब क्या डिज़ायर्स होती है, तब जो लाइफ एक शुरुआत होने से पहले जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली हमें लाइफ में करना क्या है। तो ये ऑलमोस्ट हर एक यूथ इससे गुजरता है, और हमें ये श्योर नहीं होता कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ। एंड एट दैट पॉइंट बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। इस एल्बम के बाद BTS ने काफ़ी सारे टीवी शोज़ किए, और इसके बाद BTS ने एक एशियन टूर भी किया जिसमें सोल, टोक्यो, बैंकॉक, सिंगापुर और मनीला शामिल थे। तो BTS इस वक्त तक काफ़ी फेमस हो चुकी थी। जस्ट बिगिनिंग थी। आई मीन जो होने वाला था वो अभी तक किसे पता था कि ये जो है के पॉप को अलग सीन पे ले जाएंगे, ये इंटरनेशनल स्टेज पे के पॉप को रिप्रेजेंट करने वाले। यहाँ तक जो था वो था कि हाँ BTS हिट हो चुकी है, और हमें पता है कि BTS एक ग्रुप है जिसने अपना एक मार्क बनाया है के पॉप में, और वो अराइव हो चुका है। एंड इसके बाद आता है साल 2015 और BTS का एल्बम आता है द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट इन लाइफ पार्ट 1। एंड अगर आपने ये एल्बम सुना है, आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ से होती है BTS की शुरुआत, जहाँ से हर एक बंदा उनसे कनेक्ट करना शुरू करने लगा। और इसका जो लीड सिंगल था वो था आई नीड यू, जो कोरिया में एक काफ़ी हिट हो जाता है और BTS को एक हिट ग्रुप का दर्जा मिल जाता है। और इसका जो दूसरा लीड सिंगल था वो था डोप, और ये बनता है BTS का पहला म्यूज़िक वीडियो जो 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करता है यूट्यूब के ऊपर। और ये एल्बम बिलबोर्ड पे पीक करता है नंबर 3 पे। ये जो एल्बम था ये ज़्यादा डाइवर्स था, और इसमें जो है यूथ के ही बारे में बात की गई जो BTS हर एक एल्बम में करता आ रहा था, लेकिन इसमें बताया गया था कि ये सबसे ब्यूटीफुल फेस है आपकी लाइफ का। इसका जो पार्ट 2 आया उसका लीड सिंगल था रन, और अगर आप रन का म्यूज़िक वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको काफ़ी सारी स्टोरी है जो रन म्यूज़िक वीडियो से पता चल जाएगी। तो आप जाइए और इस वाले म्यूज़िक वीडियो को देखिए, तो आपको काफ़ी सारे जो BTS जो स्मॉल जो हमें हिंट्स देती है, जो पार्ट्स देती है, वो रन में काफ़ी सारे मिलेंगे। इसके बाद BTS को मिलता है बेस्ट वर्ल्ड परफॉर्मर का 17th एमनेट एशियन म्यूज़िक अवार्ड्स में, जो रिकग्नाइज करता है कि BTS एक वर्ल्ड परफॉर्मर बन चुकी है। इसकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी यूथ सीरीज़ की और जो लास्ट थी वो थी द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट इन लाइफ पार्ट 3, जो था यंग फॉरएवर। इसके जो 3 लीड सिंगल थे वो थे फायर, सेव मी, और जो एपिलॉग था वो था यंग फॉरएवर। एल्बम अमेजिंग था, आई कुड से ऑसम, और ये हिट होना ही था। जो सॉन्ग्स थे दे वर एग्जैक्टली फायर। जो BTS की अगली एल्बम आई वो थी विंग्स, और मैं कह सकता हूँ कि इसके जो गाने हैं वो काफ़ी लोगों के फेवरेट गाने में से एक हो सकते हैं BTS के लिए, या फिर ये इंट्रोडक्शन था BTS का लोगों के लिए, क्योंकि इसका जो लीड सिंगल था ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, इसे ऑल किल का रिकग्निशन मिला था कोरिया में। तो कह सकते थे कि ये एक स्मैश हिट था। जब ये रिलीज़ हुआ था स्मैश हिट था, और इसने पहले 24 आवर्स में 6 मिलियन व्यूज़ पार किए थे। जी हाँ, मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि 6 मिलियन व्यूज़ हुए थे। आप कहेंगे कि 6 मिलियन व्यूज़, BTS तो आज के टाइम पे 70 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करती है 24 आवर्स में, लेकिन उस टाइम पर ये 6 मिलियन व्यूज़ जो थे वो मोस्ट व्यूड थे किसी भी के पॉप ग्रुप के लिए फर्स्ट 24 आवर्स में यूट्यूब के ऊपर। तो ये कितना बड़ा हिट था इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसके बाद BTS पहला ऐसा ग्रुप बना जो बिग 3 से नहीं था, यानी कि JYP, YG और SM से नहीं होने के बावजूद उसे आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिला था एशियन एमनेट म्यूज़िक अवार्ड्स में। तो यहाँ से पता चल गया था कि BTS की जो पॉपुलैरिटी है वो कितनी बढ़ चुकी है। इसके बाद आता है एल्बम यू नेवर वॉक अलोन, और इसका जो लीड सिंगल था वो था स्प्रिंग डे। और स्प्रिंग डे जो है वो टिल डेट मोस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम तक मेलोन के चार्ट पर रहने वाला सॉन्ग है। सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत है, आप जाके इसे चेक कर सकते हैं, और अगर आप इसके लिरिक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये इतने दिनों तक मेलोन के चार्ट पर रहा है। इस सॉन्ग को बाद में बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर भी मिला था। इसके बाद BTS करती है विंग्स टूर, जो 12 अलग अलग देशों में होता है, और इन देशों में से एक देश जो था वो था USB, जहाँ पे
जो कॉन्सर्ट थे वो सोल्ड आउट हो गए थे और एडिशनल शोज़ ऐड किए थे स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ग्रुप जिसका कॉन्सर्ट फ्री में हो रहा था, उसमें 200 लोगों ने अटेंड किया था इन द बिगिनिंग, BTS ने वहाँ पे टूर किया था, एंड अब कॉन्सर्ट जो है वो सोल्ड आउट हो रहे हैं अरेनास में और स्पेशल शोज़ रिक्वेस्ट हो रहे हैं। तो सक्सेस जो जो सक्सेस देखी है BTS ने, जो जर्नी रही है, वो बहुत हार्ड वर्किंग रही है, बहुत सारे स्ट्रगल थे, लेकिन एक ब्यूटीफुल जर्नी रही है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका सबसे फेवरेट BTS का एल्बम क्या है, कौन सा सबसे फेवरेट एल्बम है, कौन सा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आन्योन।